हाय गाइस, लास्ट लेक्चर में बेटा अपन लोगों ने क्या सीखा था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का थोड़ा सीखा था और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था। आज सिर्फ उतना ही रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल वैसे आसान है, एक ही छोटा सा फॉर्मूला है। बस प्रॉब्लम क्या है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन में कभी कभी वो रुलाता है, बट इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर मान लो कैलकुलेशन वीक भी है तो कैलकुलेशन छोड़ देना, 3 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क लेके निकलना आपने। ठीक है, तो बेटा पहले अपन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। पहला लॉ तो इजी था अपना, क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल to the interface of the two media, to the two transparent media बोलना चाहिए ना, at the point of incidence lie on the same plane। इसको ब्लाइंडली याद कर लो। और सेकेंड लॉ जिसका नाम था स्नेल्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वो क्या बोलता था? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड गिवन कलर ऑफ लाइट। मैथमेटिकली क्या होता था? साइन आई बाय साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट हो रही थी और ये सिर्फ एक ही जगह पे फेल होता था, कब? जब मेरी लाइट नॉर्मली गिरती थी। वैसे पता है कि आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल आज तक पूछा गया है तो नहीं, बट हम लोग इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल करने वाले। बहुत सिंपल सा है, आपको अगर मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री अभी तक आता नहीं भी है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बेटा हमने एक और चीज़ देखी थी, ये देखिए, जो कांस्टेंट वैल्यू जो आती है ना, साइन आई बाय साइन आर की जो वैल्यू आती है वो क्या थी? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी। ठीक है, चलिए फिर हमने छोटा मोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखा था। क्या देखा था? चलो वो यहीं से एक बार दिखाया था आपको मैंने, मैं इतना सा अतरंगी चीज़ें लिखी थी। क्या देखा था बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे साइन आई बाय साइन आर का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू रहती है। ये हमें क्या शो करता है? ये हमें शो करता है कितने एक्सटेंड तक के हमारी बेंडिंग हो रही है लाइट की। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है मतलब बेंडिंग ज़्यादा है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है मतलब बेंडिंग भी कम है। बेसिकली ये क्या था? ये था रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। जहाँ से आ रही है लाइट उसकी स्पीड वहाँ पे अपॉन जहाँ पे गई है उसकी स्पीड वहाँ पे, लाइट की स्पीड वहाँ पे। तो क्या हो रहा था? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 था जहां से आई है, मीडियम 2 था जहां पे गई है। तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है, तो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये चीज देखा था हम लोगों ने। तो अब ये एक एग्जांपल दिया था मैंने आप लोगों को। क्या था एग्जांपल? कि अगर मान लीजिए वाटर से आई है और कहां पे गई है? टर्पेंटाइन में गई है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन फॉर्मूला होगा, बट लिखूंगा कैसे? एन केस में एन टी डब्ल्यू, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इससे मैंने किया था। वैसे मैंने आपको और बता दिया था, अगर एन ए बी लिखा हुआ है मतलब स्पीड इन बी अपॉन स्पीड इन ए, अगर एन वाई एक्स लिखा है मतलब स्पीड इन एक्स अपॉन स्पीड इन वाई। ये सब चीजें अपन लोग कल देख चुके थे बच्चा। अब आज एक छोटी सी नई चीज देखते हैं। बेटा मैंने क्या था, एक मीडियम से आ रही है दूसरी मीडियम में जा रही है। मान लीजिए ये कोई मीडियम है मेरा, मीडियम कुछ एक्स है मान लीजिए, मुझे नहीं पता क्या है, कुछ एक्स है, बट ये मेरा बाहर जो है वो वैक्यूम है। बेटा वैसे वैक्यूम की स्पेलिंग होती है वी ए सी डबल यू एम, वी ए डबल सी यू एम नहीं होती, कंफ्यूज मत होइएगा। वी ए सी डबल यू एम वैक्यूम है या एयर है? वैक्यूम और एयर में ना स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोक्सीमेटली अपन सेम मान लेते हैं। कितनी रहती है आपको पता ही होगा ये चीज़, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैक्यूम में रहती है, कितनी है? 3 × 10⁸। इसलिए ये सबसे ज्यादा रेयर मीडियम है, रेयरेस्ट। वो रेयर मतलब जो मिलता नहीं वो वाला नहीं, कि रेयर और कॉमन वैसा नहीं, ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंस वाले में सबसे ज्यादा रेयर मीडियम क्या हो गया मेरा? वैक्यूम। क्यों? क्योंकि हमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए मेरी अगर लाइट एयर या वैक्यूम से दूसरे मीडियम में, कोई भी मीडियम हो जैसे एक्स है, में आती है, तो इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोलना शुरू करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हुआ? अगर मेरी लाइट एयर या वैक्यूम में से आ रही है तो चलिए मैं बताता हूं आपको। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? इफ लाइट कम्स फ्रॉम वैक्यूम बोलिए या फिर एयर बोलिए, और कोई भी मीडियम में जाए। अभी के लिए मैंने मीडियम क्या मान लिया? एक्स मान लिया है, तो मेरा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाता है? स्पीड ऑफ, फॉर्मूला की जगह स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो भी मीडियम रहेगा। अभी के लिए मीडियम एक्स माना है मैंने, मीडियम एक्स। अब बेटा देखो वैसे इसे रिप्रेजेंट कैसा करना चाहिए? तो मैंने एन, ये एक्स और फिर वैक्यूम का वी बोलो या एयर का ए बोलो। बट बेटा जब हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरा वाला पक्का से क्या होने वाला है मेरा? एयर या वैक्यूम तो लिखते ही नहीं है, तो इससे सिर्फ हम लोग एन एक्स जैसा लिख देते हैं। समझा ये चीज? आपको और एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरी बात बच्चा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में एयर को मैं डायरेक्ट 3 × 10⁸
मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ। मुझे दिया हुआ हो नहीं दिया हो मैं डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकता हूँ। तो वैसे अगर मान लीजिए बच्चा मेरा NW यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बोलिए या एयर बोलिए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझा आपको ये चीज क्या हुई है, ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। ठीक है, अब एक चीज देखिए, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि बेटा मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब ये देखिए, ये जो भी वैल्यू आएगी ये हमेशा इसमें न्यूमरेटर ने ऊपर वाला बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से। देखिए अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो ये फ्रैक्शन हमेशा 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 1 से बड़ा होगा। कि देखिए ना, आप 8/3 लिखो, 7/4 लिखो, 10/3 लिखो, कुछ भी लिखो, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। इसलिए मुझे अब एक और चीज क्या पता चली है, यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होने वाली है। अब देखिएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आने वाली है। ठीक है, चलिए वैसे ना एक मुझे समहाउ रटा हुआ है, एक नहीं मुझे 2 रटे हुए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33। कितना होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? 1.33 होता है। मुझे डायमंड का भी रटा हुआ है, वैसे पता नहीं क्यों 2.42। बट ऑब्वियसली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपका ऐसा यूनिट नहीं होता कि रेशियो सिमिलर काइंड है। बट इन चीज़ों का मतलब क्या होता है, इन स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चलिए पहले एक बार अपन लोग मैथमेटिकली एक ही का देख लेते हैं। चलो दूसरा मेरे क्वेश्चन मैंने डाला है आपके लिए, तो अपन देख लेंगे। देखिए NW क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब मुझे क्या पता है, NW की वैल्यू 1.33 और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 × 10⁸ चल रही है मेरी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अभी के लिए मैं 3 × 10⁸ को लिख नहीं रहा हूं, उसको मैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में लिख रहा हूं। क्यों सर, ऐसी मस्ती में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसको मैंने इधर ट्रांसपोज किया तो उससे क्या आ जाएगा, 1.33 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दिया। तो देखो अब इसको इंग्लिश में पढ़ सकता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्या लिख सकता हूं इसको मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये इसका मतलब इक्वल टू रहता था ना, इस 1.33 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, ये नहीं समझो तो एक और देख लो बेटा। आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क का आता है, इसलिए मैं आपको इतना स्ट्रेस से बता रहा हूं कि मान लो कोई तो भी मीडियम है x, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.8। आप फॉर्मूला वगैरह से जब सॉल्व करोगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर वुड कम आउट टू बी स्पीड ऑफ लाइट इन x × 1.8। इसे आप इंग्लिश में लिखूंगा तो इसलिए लिख सकता हूं मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये इक्वल टू की जगह पे क्या लिख सकता हूं, इज 1.8 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन x। तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा अभी हमारे न्यूमेरिकल्स में भी है कि द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सिग्निफाई इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? तो आप क्या बोलोगे, दिस मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज, ये गलती हो गई है, एक ये वाटर नहीं था, सॉरी ये वैक्यूम था, सॉरी ये वैक्यूम था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम था, सॉरी। हाँ, आप लोग अगर ऐसा दिया हुआ है ND की वैल्यू 2.42 है तो आप क्या लोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब यही चीज अगर मैं आपको दे दूं कि मेरा N कुछ Y वैल्यू 1.1 है तो आप क्या लोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 1.1 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन Y। तो आपको जो भी चीज दी हुई रहती है ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वो चीज का रिप्लेस करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज जितना दिया है वैल्यू 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन जो भी मीडियम दिया है वो। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को आता है, तो प्लीज इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ये भी समझ गए। अब
अब बेटा आपको याद है हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी बेंडिंग भी बढ़ेगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू घटती है मतलब मेरी बेंडिंग भी घटेगी। इसी के सिवाय आपको थोड़ी सी और चीज़ बता देता हूँ जो आपको याद रखना रहेगा। बेटा अगर आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, मतलब आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू भी बढ़ रही है और आपकी बस स्पीड घट रही है। देखो वो तो आपको समझ ही जाएगा, सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम जो था उसमें स्पीड सबसे ज़्यादा रहती थी, सबसे डेंस मीडियम जो था, ठीक है, ऑप्टिकल रेयर टू डेंसर, उसमें स्पीड घटती थी अपनी। तो देखिए अगर ऑप्टिकल डेंसिटी मेरी बढ़ती है तो मेरी स्पीड ऑब्वियसली मेरी घटने वाली है। ये समझ आप, क्योंकि अगर डेंसिटी बढ़ जा रही है, ऑप्टिकल रेयर से ऑप्टिकल डेंसर, डेंसिटी क्योंकि बढ़ रही है तो स्पीड मेरी घटने वाली है। वैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर मेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है तो मेरी बेंडिंग भी घटती है, और अगर मेरा ऑप्टिकल डेंसिटी भी घटता है बट स्पीड मेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ये नहीं समझे तो इतना टेंशन मत लो, ये ब्लाइंडली रख लो कि अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो क्या क्या होने वाला है। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा, बेंडिंग बढ़ जाएगी, डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ जाएगी बट स्पीड घट जाएगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घटा तो मेरी ऑप्टिकल डेंसिटी और बेंडिंग घट जाएगी बट स्पीड उल्टा चलेगा, बस स्पीड उल्टा चलेगा, वो बढ़ जाएगा। ये हो गया, ठीक है आप लोगों को। अब बेटा एक और चीज़ बता दूं जो बच्चे लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। बेटा जब आप लोग डेंसिटी वर्ड जो अभी तक पढ़ रहे थे ना, अभी 10th में नहीं पहले, बेटा वो वाली डेंसिटी मास डेंसिटी रहती थी। क्या? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये और ये में कोई रिलेशन नहीं है। बेटा हो सकता है एक ऐसा मटेरियल हो जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो उसकी मटेरियल की, यानी कोई दो मटेरियल में ए और बी कंपेयर कर रहा हूँ, तो ए और बी में ऑप्टिकल डेंसिटी ए की ज़्यादा हो बट मास डेंसिटी बी की ज़्यादा हो। वैसे आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ डायरेक्टली में बेटा, देखिए केरोसिन एंड वाटर। बेटा केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है यहाँ पे, और केरोसिन का मास डेंसिटी कम है वाटर से, इसलिए तो केरोसिन तैरता था अपना वाटर पे। याद है ना ये चीज़ आप लोगों को, ये बचपन में पढ़ा था। तो एक आपको एक ऐसा एग्जांपल पूछ सकता है कि एक ऐसा मटेरियल बताओ जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मटेरियल से ज़्यादा है बट मास डेंसिटी उससे कम है, तो केरोसिन एंड वाटर का रिलेशन दे देना, सिंपल हो जाएगा। चलिए अब बेटा ये हो गया। अब मतलब बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। मैंने पहले से क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले फट से इसको पॉज करके आपको ये वाला क्वेश्चन को कॉपी कर लेना है बेटा। फिर कॉपी कर लो, फिर अपन आगे का देखते हैं। चलिए आई होप आप लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन कॉपी। अब देखिए बेटा, वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री आता नहीं है बट कोई बात नहीं, अपने को क्या दिया हुआ है पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब। ठीक है, ये मान लीजिए ग्लास स्लैब है मेरा, ये इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा दिया हुआ है कितना, 60 दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा 32.7 दिया, मतलब अंदर बेंड हुई है। ठीक है, ये 32.7 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, जहाँ से ये वहाँ पे अगर ये मान लो एयर है तो ऐसा कुछ करते थे। बेटा आप एक चीज़ भूल गए हो, क्या? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से कर लो ना बेटा इसको। स्नेल्स लॉ क्या स्टेट करता है, वो बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये ना क्या जाएगा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चा हमारा, 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है हमारा, 32.7 है। तो साइन 60 और साइन 32.7 की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। बेटा क्वेश्चन में दिए है ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इसको डालोगे, क्या क्या है अपनी वैल्यू, 0.866 अपॉन 0.54 आप डालोगे और इसे सॉल्व करोगे। अब बेटा ऐसा हो सकता है कई सारे बच्चे हो जिन लोगों को कैलकुलेशन का इशू हो, अगर वो कैलकुलेशन का बहुत इशू है ना तो यहाँ पे आके छोड़ दो, 2 मार्क का क्वेश्चन आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और अगर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करके आपको कैलकुलेशन और करना है, कुछ नहीं, देखिए डेसिमल तो मुझे कभी से पसंद नहीं रहे, ऊपर नीचे मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ जिससे डेसिमल मेरा हट जाए, जगह 866 अपॉन 540। अब जो जो चीज़ें कट रहा है काट लो, फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 से कटता हुआ दिख रहा है तो 433 अपॉन 270। सर ये और 3 वी से तो कट नहीं रहा है जितना मुझे दिख रहा है। सर अब क्या बेटा, अब तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब इसे सॉल्व करोगे ना, इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 1.603 के आसपास आती है। अब 2 डेसिमल तक ही करो, 1.60 भी लिखो चल जाएगा। तबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो गई, 1.60 हो गई है। समझा ये चीज़? पर देखो एक कैलकुलेशन इंटेंसिव था, आपको एक बार फॉर्मूला लिख दिया डाल दिया, उससे आगे कैलकुलेशन नहीं करना था। ठीक है, तो अभी क्या करना है बच्चा, आपको ये लो पॉज कर लो बेटा और इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले अगेन आप एक काम कीजिए, प्लीज ये वाला क्वेश्चन को लिख लीजिए। चलो अभी वाले क्वेश्चन को भी समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ए, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये ऐसी आई है और कुछ ऐसी जा रही है, कुछ ऐसी मान लो, ठीक है। आपको ये बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ए से बी में लाइट गई है तो कितना है, 2/3, तो बी से ए में गई तो कितना होगा। तो देखो पहले एक बार ये फॉर्मूला मैं मैथमेटिकली कर देता हूँ आपको सॉल्व, फिर उसके बाद में मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। वैसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आंसर क्या है। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ए से बी में गई है तो मैं कहूँगा एन बी ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, स्पीड इन ए अपॉन स्पीड इन बी। उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मुझे, 2/3 दी गई है। अब मुझे पूछा है अगर बी से ए में जा रही है मतलब एन ए बी हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या है वो बताओ। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी वी बी अपॉन वी ए। सर वी ए अपॉन वी बी अगर मेरा 2/3 है तो रेसिप्रोकल ले लूंगा वी बी बाई वी ए के लिए, वो कितना हो जाएगा मेरा 3/2, जिसकी वैल्यू 1.5 हो जाएगी। कोई क्वेश्चन में कोई दम था क्या, नहीं। बट अब एक चीज़ समझ लो, अगर आपको दिया गया है कि एन एक्स वाई की वैल्यू 5/8 है तो ऑब्वियसली अब एन वाई एक्स की वैल्यू फट से टिक मार सकते हो एमसीक्यू में, क्या जाएगी उल्टा पलटा देना 8/5 हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी पॉज करके आप फट से सॉल्व कर लीजिए, सिंपल डिम्पल सा क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गाइस ये देखिए ये वो वाला क्वेश्चन है जो हमको समझा रहा था कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.24 या 42 जो भी रहती है, शायद से मुझे याद नहीं है, 2.24 है मान लीजिए जो दिया उसने, व्हाट डज दैट मीन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए दिस इंप्लाइज स्पीड ऑफ लाइट, आप इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, मैं तो वैक्यूम बोलूंगा, इन वैक्यूम इज 2.24 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मतलब अगर डायमंड में मान लो 100 है तो आपकी वैक्यूम में कितनी हो जाएगी 224 हो जाएगी। कैसे, 2.24 इंटू 100, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी आप प्रॉपरली लिख के एक बार सॉल्व कर लीजिए बच्चा इस चीज को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगेन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है बच्चा, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लिख लो पॉज करके और फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भी। चलिए आई होप आपने लिख लिया है। हमें क्या दिया है, लाइट आ रही है एयर से ग्लास में, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो गई है, तो एन जी लिखूंगा। कितना दिया गया है 1.5 दिया गया है। मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताना है। अब देखिए एन जी की वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पीड इन एयर बोलो या वैक्यूम बोलो अपॉन स्पीड इन ग्लास। अब देखिए मुझे एन जी की खुद की वैल्यू 1.5 दी गई है और एयर की मैंने आपको बताया है, रट के चलिए कितनी होने वाली है बेटा, एयर की स्पीड लाइट की स्पीड इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होने वाली है अपॉन वी इन ग्लास। अब ये इधर गया मेरा तो इम्प्लाइज वी इन ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ये कटा 1 था ये कटा 2 था, तो आंसर कितना गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा था न्यूमेरिकल। बट देखो 9th के फिर से न्यूमेरिकल थोड़े से परेशान करते कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते थे पिछले चैप्टर से, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है कुछ भी, इसलिए इसका फ़ायदा उठाओ। पॉज करो बेटा और इसको एक बार फट से सॉल्व कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जा सकता है, सिंपल सा है, एक बार पॉज करो इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और सॉल्व करेंगे हम। वैसे न्यूमेरिकल नहीं है ये बट अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या दिया गया है मुझे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, हाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन दिया है, टर्पेंटाइन दिया है, वाटर दिया है। अब देखिए मुझे पूछा है इन तीनों में से सबसे ज्यादा डेंस, ऑप्टिकली डेंस कौन सा है। याद है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ी और बेंडिंग भी बढ़ा, और क्या घटा मेरा, तब मेरी स्पीड घटती थी। तो जिसका सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे ज्यादा मेरा डेंस, ये ऑप्टिकली डेंस होने वाला है। तो मेरा मैक्सिमम किसकी है, टर्पेंटाइन की है, तो आंसर क्या हो जाएगा टर्पेंटाइन। अब स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। क्यों, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता था तो स्पीड मेरी घटती थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, मैक्सिमम स्पीड है किसमें, वाटर में। और किसमें बेंडिंग सबसे ज्यादा रहेगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा टर्पेंटाइन। तो सर ये केरोसिन का क्या, छोड़ो ना, तुमको क्या करना है देख लेंगे, ठीक है। चलो ये वाले क्वेश्चन को भी पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा है। देखो इसमें क्या दिया गया है, मीडियम दिए गए अपने को, वैक्यूम, एक फ्लिंट ग्लास का कोई होता होगा, क्राउन ग्लास, ठीक है, और उनकी सबकी स्पीड, उनके लाइट की स्पीड अलग 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 तीनों मीडियम की दी हुई है। आपको क्या करना है, पहले तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालना है, किसकी, सही, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालना है ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास, ठीक है ना, वो एंड आंसर 2 नहीं हो जाता, ठीक है। फिर दूसरा को क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकालना है जब लाइट फ्लिंट ग्लास से जाएगी क्राउन ग्लास में, ठीक है। तो अब क्या करना है आप लोगों को, पहले बच्चा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को एक बार आप पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। अब बेटा अपन लोग सॉल्व करते हैं इस चीज को। पहले तो क्या बोला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास निकालना है बच्चा मुझे, एक सेकंड गाइस, तो हैंग हो गया, हाँ, फ्लिंट ग्लास का निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट, ऐसा लिखता हूँ। वो क्या आ जाएगा बेटा, स्पीड इन ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास। अब देखिए आपको वैक्यूम की स्पीड भी पता है कितनी है, 3 × 10⁸ है, फ्लिंट ग्लास की वैल्यू भी पता है 1.86 × 10⁸ है। दोनों वैल्यू डालोगे और निकाल लोगे आप लोग, बेटा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ वाली वैल्यूज निकालने का, ठीक है। अब वैसे अगर क्राउन ग्लास करता मेरा, उसमें क्या करता मैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास, ये दोनों वैल्यूज भी पता है मुझे, वो भी निकाल लिया होता। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मुझे जब मेरा फ्लिंट ग्लास से क्राउन ग्लास में जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्लिंट ग्लास से क्राउन ग्लास सी और फिर फ्लिंट लिखूंगा मैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सर ये एन रहेगा, तो एन, सही, एक सेकंड गाइस, ये देखिए मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे कब चाहिए, फ्लिंट से क्राउन जा रहा है, तो सी और एफ लिखूंगा मैं, बट स्पीड में पहले फ्लिंट की लिखनी पड़ेगी, फिर मुझे क्राउन की लिखनी पड़ेगी, जो दोनों की वैल्यूज रहेगी वो डालिएगा और आंसर निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो एक बार इसको पॉज करो और एक बार इसको भी सॉल्व कर लो खुद से। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे आपको कॉन्सेंट्रेट नहीं करवाना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ उसे अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सिंपल सा है बेटा, एक बार इसको सॉल्व, क्वेश्चन को लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एक अननोन मटेरियल एक्स दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अगर अननोन मटेरियल एक्स है तो जो भी उसका 3/2 एंड 4/3 है। अब मुझे स्पीड ऑफ, इफ स्पीड ऑफ ग्लास मुझे पता है तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मुझे पता करना है, ठीक है। तो पहले देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या है मेरा, एक्स अगर है वो कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है, तो मैं उससे एक बार निकाल लेता हूँ। देखिए स्पीड इन एक्स अपॉन क्या चीज़ मुझे पता है, ग्लास की पता है स्पीड, स्पीड इन ग्लास कितना दिया है बेटा मुझे, 3/2 दिया गया है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स मुझे नहीं पता है, तो स्पीड इन एक्स अपॉन ये कितना दिया गया, 2 × 10⁸ दिया गया इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अब इसको मैं वहाँ पे ले गया स्पीड इन एक्स, उसको वी एक्स कर दिया, आला सारा था, 3/2 × 2 × 10⁸, ये कटा, तो स्पीड इन एक्स कितना हो गया, 3 × 10⁸ हो गया बेटा मेरा, ये मिल गया। अब मुझे क्या मांगा था, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो वापस से मैं ये वाले पे आके देखिए, अब क्या कर रहा हूँ मैं, स्पीड इन एक्स अपॉन स्पीड इन वाटर, वो कितना हो जाएगा बच्चा मेरा, स्पीड इन एक्स मुझे 3 × 10⁸ पता था, स्पीड इन वाटर मुझे पता नहीं है अभी भी, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बट ये वाला रेशियो जो है मेरा, ये वाला रेशियो तो मुझे दिया है आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मेट में कितना, 4/3, दिस इज इक्वल टू 4/3 हो गया मेरा। अब सॉल्व किया मैंने तो 3 × 10⁸ × 3/4 इज इक्वल टू स्पीड इन वाटर, तो उससे बेटा एक काटा पीटी जो भी सॉल्व होगा मेरा उसे अगर 9/4 × 10⁸ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.25 × 10⁸, समझा। फिर आप देखो ये अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन आ रहा है, वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कुछ और होती होगी, मुझे पता नहीं है, आप इतना टेंशन मत लीजिए। यहाँ तक कि अगर आपको समझ में आ गया है तो आपके इसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। और अगर मान लीजिए आपको एक आधा कोई न्यूमेरिकल नहीं समझा है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं आपको उसमें हेल्प कर दूंगा। बट आई वुड सजेस्ट एक बार उतने पार्ट का वीडियो वापस देख लीजिएगा। अब ये होने के बाद में आपको क्या करना है, प्लीज़ जो आपको असाइनमेंट मिलता है वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बाय बेटा।